हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो कल आपको वीडियो दी गई है उसमें मैं व्यंजन संधि की बात कर रहा था, यानी कि व्यंजन संधि के कुछ पार्ट, कुछ नियम आपको बता दिए गए थे, या ट्रिक कह लीजिए या नियम कह लीजिए, आपको बताया गया था। और उम्मीद है कि वो ट्रिक आपको समझ में आया होगा। और आज जो उसमें कि कुछ नियम बचे हुए हैं छोटे छोटे, उसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। तो कल हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि की बात कर रहे थे। उसमें मैंने कल आपको लास्ट नियम जो समझाया था वो तो संबंधी नियम था। तो संबंधी नियम था, जिसमें हमने ये बताया था कि तो के बाद यदि च छ ज झ ट ठ ड ढ और ल आए तो क्या होता है, उसमें संधि में कैसे परिवर्तन होता है, या संधि विच्छेद जो है उसको मिलाने पे क्या परिवर्तन होता है, ये कल मैंने आपको क्लियर किया था। और आज मैं तो संबंधित ही कुछ छोटा सा दो नियम है उसको आज समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि तो के बाद यदि ये वाला स आए तो क्या होता है। तो के बाद यदि ये वाला स आए तो क्या होता है, किस में परिवर्तन होता है। तो देखिए, तो के बाद यदि स आता है तो उसमें तो क्या होगा, तो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। तो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद स जो है वो आधा छ में परिवर्तित हो जाता है। किस में? छ में परिवर्तित हो जाता है। नियम समझिए, कल जो नियम था उससे ये डिफरेंट है। कल जो था वो तो आपने देखा ही होगा, उसमें कैसे चेंजिंग हो रहा था। लेकिन आज जो है कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। जैसे तो के बाद यदि ये वाला स, सिर्फ ये वाला स आता है तो जो है च में चेंज, यानी कि ये आधा तो ही है तो आधा च में चेंज हो जाता है, और स जो है वो छ में चेंज हो जाता है। और वैसे ही अगर हम बात कर लें कि तो के बाद यदि क्या आ जाए, मान लीजिए ऐसे एरो करके आपको बता दिया जाएगा। जैसे तो के बाद यदि क्या आ जाए, ह आ जाए, ये वाला ह आ जाए तो क्या होगा, तब चेंजिंग कहाँ पे होगा। तो सेम चीज़ है, अगर ह आ जाए तो ये तो क्या होगा, किस में, ये तो जो है वो किस में चेंज होगा, ये वाला तो जो है वो द में चेंज हो जाता है। किस में? आधा द में ये चेंज हो जाएगा। ये तो यदि ह आता है, तो के बाद यदि ह आता है तो आधा द में चेंज हो जाएगा। और जो ह है वो किस में चेंज हो जाता है, तो ह ध में चेंज हो जाता है। किस में? इसमें ध में चेंज हो जाता है, यानी कि पूरा ध या आधा ध भी लिख सकते हैं, ध में चेंज हो जाता है। अब यही आपको समझना है, जो कल के वीडियो में आपको तो संबंधी नियम बताए गए थे वो इससे डिफरेंट था, और ये जो नियम है उससे डिफरेंट है। तो इसमें समझना यही बात है कि तो के बाद यदि तालाव्य स आए, तालु से जो बोला जाता है स, तालाव्य स आए तो ये स आधा छ में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और तो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। वही बात अगर इसके साथ ह को अगर संबंधित किया जाता है कि तो के बाद यदि ह आता है, यानी कि तो के बाद यदि ह आता है तो आधा द में चेंज हो जाता है, और ये जो ह है वो ध में चेंज है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, उदाहरण। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझिएगा आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो मान लीजिए ये जो जो च में चेंज हो रहा है, छ में चेंज हो रहा है, अगर हम एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया उत धन श्वास, क्या होगा। आप सिंपल देखिए, मैंने यहाँ आधा स की बात तो की है, आधा स ही यहाँ पे है, और वो किस में चेंज हो रहा है, आधे छ में चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आधा जो स है ये यहाँ पे किस में होगा चेंज, छ में चेंज हो रहा है। किस में? आधा छ में चेंज हो रहा है। और ये जो आधा त है, मैंने क्या बोला, त के बाद यदि स आता है तो आधा स
तो आया है, तो त किस में, च में चेंज हो रहा है, किस में, च में चेंज हो रहा है। तो आप इसको अब जोड़ दीजिए, क्या होगा, सिंपल है, उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास हो जाएगा, सिंपल है। आप देखिए कहाँ चेंज हुआ है, बिल्कुल त के बाद यदि स आया तो स आया, तो आधा च में चेंज हो गया, आधा च में चेंज हुआ है स, और ये जो स है वो छ में, तो उच्छ्वास हो गया। अब अगर ऐसे मान लीजिए एक और उदाहरण दे दें कि सत धन शास्त्र, सिंपल है, क्या हो जाएगा, आधा च और ये जो, देखिए अब आपको समझना कहाँ है, अब यहाँ आधा स चेंज हुआ है आधा छ में, तो अब यहाँ आधा स नहीं आया है, पूरा स है, तो जहाँ पूरा स आता है वहाँ छ क्या हो जाएगा, पूरा छ हो जाएगा, तो छ शास्त्र हो जाएगा। क्या हुआ, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, ये सच्छास्त्र हो गया। तो यहाँ पे चेंजिंग आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि मैं बात कर रहा था उसके बाद कि त के बाद यदि ह आ जाए तो कहाँ चेंज होता है, त द में चेंज हो जाता है, उसके बाद ह ध में चेंज हो जाता है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे कि मैंने लिख दिया उत धन हार, इसका एग्जाम्पल है उत धन हार, तो ये हो जाएगा आपका, देखना क्या है कि चेंजिंग क्या हो रहा है, तो जो है द में चेंज होगा और ह जो है ध में चेंज होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे उद्धार, ऐसे आधा ध और र, उद्धार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो को द में चेंज करने को बोला है और ह को ध में, तो यहाँ ऐसे क्यों लिखा गया है, उ लिखा गया है, फिर द में आधा ध लिख दिया गया है और हार। तो समझने वाली बात यह है, आपको थोड़ा सा तो अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। जब आप उच्चारण करिएगा, उद्धार आप बोल के देखिएगा तो उद्धार ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उद्धार आप ऐसे लिख सकते हैं, उद और हार ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो हा की जगह ध आएगा तो आप ऐसे उद्धार तो लिख नहीं सकते हैं, उद्धार तो होगा नहीं। मान लीजिए ऐसे होगा उद और धार, तो ऐसे तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा उच्चारण पे भी ध्यान दीजिए कि जब उच्चारण किया जाता है किसी शब्द का तो उसको बोला कैसे जाता है, बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। जैसे उद्धार, उद्धार तो द में ध जुड़ा है, बात वही है, सिर्फ थोड़ा सा हेर फेर है, समझने में हेर फेर है, बात वही है। तो आप इसको उद्धार लिख सकते हैं, ये सही है बिल्कुल। आप कहीं भी किताबों में देखिएगा तो ऐसा ही मिलेगा, उद्धार आप लिखिएगा, तो अब भी आप भी वैसे ही लिखिएगा, आप गलत नहीं लिखिएगा, उद्धार। अब जैसे मैंने लिख दिया तत्, तत् धन हित, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। तो तद्धित आप ऐसे लिखिएगा, तद्धित ऐसे लिखना होता है। मतलब मेहनत थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ ट्रिक पे ही आपने कर दिया और सब सही हो गया। सही तो ये है, लेकिन आप डिफरेंट यहाँ पे ढूंढने लगेंगे कि यहाँ तो भिन्न हो गया, यहाँ कुछ और चेंज हो रहा है। चेंज वही चीज़ हो रहा है, बस लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कि आप उस चीज़ को उच्चारण जब करिएगा तो सेम ऐसे उच्चारित होगा, तद्धित, तद्धित, द फिर भी बोलने में द पहले ही आ रहा है, तद्धित, तद्धित, उद्धार। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद अब नियम नंबर, इसका जो अगला नियम है उस पर चलते हैं। तो अगला नियम क्या है देख लेते हैं। अगला नियम है आपका न संबंधी नियम, यानी कि न संबंधी नियम। तो अगला नियम की बात करेंगे अब। जैसे 4 नंबर आप देख चुके हैं कि 4 नंबर नियम जो है तो संबंधित जो नियम है वो आप देख चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 5, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 न संबंधित नियम है, न संबंधित नियम यानी कि न संबंधित नियम। अब न संबंधित नियम में क्या है यही देखना है हमें। तो न संबंधित नियम में है कि री, र और ये वाला स के बाद
री र स के बाद, री र स के बाद यदि, री र स के बाद यदि न आए, न आए तो, न आए तो ये जो न है, आए तो न अड़ में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझिए, कहने का तात्पर्य यह है कि न संबंधित नियम में कहा गया है कि री र स के बाद यदि न आए तो न अड़ में, ये जो न है किस में, अड़ में चेंज हो जाता है, अड़ में चेंज हो जाता है। बस यही इसमें समझना है। और होना क्या चाहिए, री र स में से कुछ भी हो और उसके बाद यदि न दिख जाए तो न अड़ में चेंज हो जाता है। कैसे, तो देख लीजिए, मैंने मान लीजिए लिख लिया यहाँ पे उदाहरण स्वरूप परिधन नाम, परिधन नाम, परिधन नाम, री आ गया, परि है तो री तो है इसमें, री आ गया और अगला वर्ण क्या है, मैंने बोला कि री के बाद या र के बाद या स के बाद न आ जाए तो न अड़ में चेंज हो जाता है। तो री के बाद क्या हुआ, न आ रहा है तो ये अड़ में चेंज होकर क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। यहाँ पे न अड़ में चेंज हो गया। अब देखिए कुछ उदाहरण ऐसे भी आएंगे जिसमें आपका न जो होगा लास्ट में होगा, यानी कि उस शब्द के लास्ट में न होगा, तो इसे घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ न देखना है और न को ही अड़ में चेंज करना है, बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेगा, सब जो भी उसमें वर्ण आएंगे सब वैसे ही रहेंगे, मिलाप होने के बाद सब वैसे ही रहेंगे, सिर्फ न को अड़ में चेंज करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कृष, आधा स आएगा इसमें, कृष धन न, किस में चेंज होगा, न अड़ में चेंज होगा और ये ऐसे ही रहेगा तो कृष्ण हो जाएगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कहीं भी आपको कृष्ण ऐसे ही दिखता है, क के नीचे री लगी होती है, क्री, आधा स, ये वाला अभंत है तो आधा स है तो यहाँ आधा स ऐसे हो गया और न की जगह अड़ हो गया। यानी कि क्या बोला गया है, री के बाद यदि न आए तो अड़ में, न अड़ में चेंज हो जाता है। वही तो किए हैं, कृष्ण धन न बराबर कृष्ण हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिख दें राम धन अयन, न लास्ट में लगा है इसमें भी, तो यहीं पे बस चेंज होगा। और बाकी जो यहाँ चेंजिंग करना है, आप स्वर संधि पढ़े ही होंगे, वीडियो देखे ही होंगे, तो आपको समझ में आया कि स्वर संधि में क्या होता है। आपस के जो वर्ण होते हैं, पास पास के जो वर्ण होते हैं आपस में मिल जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे अ है, म में अ है, अ और अ को जोड़ देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, तो रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामायण। अब देखिए ये म और अ जोड़ के माँ हो गया, यानी कि अ और आ जुड़ेगा तो बड़ा आ, यानी कि आ हो जाता है, और ये य सेम रहेगा और न अड़ में चेंज हो गया तो रामायण। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि चेंज क्या हो रहा है। स का भी समझ लिए थे, अब मान लीजिए र का समझ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया प्रधन नाम, प्रधन नाम, प्र, आप सोच रहे होंगे कि प्र में अब कहाँ से र आ गया, पूरा र तो है ही नहीं इसमें। अरे भाई कैसे नहीं है पूरा र, मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय क्या बताया था कि अगर ऐसे मान लीजिए अगर ऐसे प्र लिखा गया है तो मैंने कहा था कि इसमें पूरा र होता है और आधा प होता है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं क्रम, तो क में पूरा र है और आधा क होता है। समझने वाली बात है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रक, तो इसमें पूरा र है आधा ट है। ये वर्णमाला में मैंने आपको समझाया था और आपको यही समझ यहाँ पे रखनी है कि प्र में पूरा र है तो ये वाला र आ गया, और नाम यहाँ पे है, यानी कि कहने का मतलब है कि र के बाद यदि न आए तो अड़ में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रणाम, प्रणाम हो जाएगा। आप समझ गए हो कि चेंजिंग क्या हो गया है। प्र तो वैसे ही है, लेकिन ये न क्या है, अड़ में चेंज होके प्रणाम हो गया है। आपको एक चीज बता देते हैं कि प्रणाम क्या होता है, यानी कि प्रणाम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को, अपने से श्रेष्ठ लोगों को हम प्रणाम करते हैं।
लेकिन अपने से समतुल्य व्यक्ति को हम नमस्ते बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका नियम नंबर 5। अब नियम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 6 क्या है? तो नियम नंबर 6 भी आप देख लीजिए क्या है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 म संबंधित नियम है, यानी कि म संबंधित नियम में समझिए क्या है। म संबंधित नियम, म संबंधित नियम। अब नियम म में 2 नियम है। पहला आप समझिए, यदि इस म के बाद, यदि इस म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन आए, यानी कि क से लेकर म तक का कोई व्यंजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि क से म तक क्या होते हैं, वर्ग में आते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और कुल मिला के ये 25 होते हैं। और इनमें से बात हो रही है कि म के बाद, मैं लिख देता हूं पहला नियम, देख लीजिए। म के, यदि ये ऐसे लिख देते हैं, यदि म का मिलाप या मेल, म का मेल, यदि म का मेल क से म तक, क से म तक के किसी भी व्यंजन से हो, देखते जाइए, यदि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से हो, तो जो ये म है हो, तो म क्या होता है, उस व्यंजन का, म उसी व्यंजन का नासिक्य हो जाता है, यानी कि अनुस्वार हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। उसी व्यंजन का अनुस्वार हो जाता है या नासिक्य हो जाता है। अनुस्वार भी लिख सकते हैं, अनुस्वार हो जाता है, यानी कि जो आप समझने वाली ये बात है कि जो भी नासिक्य लिखा जाता है ना, वो अनुस्वार में ही लिखा जाता है। तो आप अनुस्वार से अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख लीजिए, यदि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से हो, तो म उसी व्यंजन का नासिक्य व्यंजन हो जाता है, नासिक्य व्यंजन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया हुआ। अब हम उदाहरण देखेंगे। हम आपको डिनोट करा देते हैं कि ये वाला म का मेल क से लेकर म तक के किसी भी व्यंजन से हो, तो म उसी व्यंजन का नासिक्य व्यंजन हो जाता है। अब उदाहरण से आप समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने उदाहरण स्वरूप लिख दिया यहाँ पे सम धन कलन, सम धन कलन बराबर क्या होगा। तो आप देखिए म आ गया, हलंत लगा हुआ है, मैं हलंत यहाँ पे भी लगाया हूँ। म संबंधित नियम में मैंने बताया है कि यदि म के बाद क से म तक के किसी भी व्यंजन से मेल, यानी किसी भी व्यंजन, यदि म का मेल, हाँ, यदि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से हो, तो म उसी व्यंजन का नासिक्य हो जाता है। तो ये म है, तो म का नासिक्य तो खुद म ही होता है, और क का क्या होगा, अंग हो जाता है। तो आप करेंगे क्या, दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा संकलन, और यहाँ पे नासिक्य आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। म हट गया, सिर्फ म हट गया, और क्या हुआ, यहाँ पे नासिक्य आ गया, संकलन हो गया, संकलन। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सम धन रक्षण, क्या होगा, संरक्षण हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। क्लियर। सम, म ही तो हट रहा है, म जुड़ रहा है, मेल हो रहा है व्यंजन से, तो क्या होगा, किसी भी वर्ग का व्यंजन, जैसे र ही आ गया मान लो, तो र भी तो कोई व्यंजन ही है, चाहे क से म तक ना हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे क से म तक ना हो, क्या फर्क पड़ता है, र भी तो व्यंजन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं सब ये समझ में आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको हटा देते हैं, यह हट गया।
समकलन तो आपको पता चल ही गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया सम धन गति संगति, सिंपल। अब तो आपका आ गया ना, क से ब तक के बीच में का ग आ गया, संगति, क्लियर हो गया होगा। अब इसी का एक दूसरा जो नियम है वो क्या है, वो देखिए। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है देखिए। अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, इसी म संबंधित दूसरा नियम। म संबंधित दूसरा नियम क्या है, यदि म के बाद, यदि म के बाद य र ल व स स और ह आए तो ये जो म है सदैव क्या होगा, यदि म के बाद य र ल व स ह आए तो म सदैव अनुस्वार होता है, म सदैव अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है। कैसे, मान लीजिए इसको डिनोट कर देते हैं, ये लीजिए, यदि म के बाद य र ल व स और ह आए तो म जो है सदैव अनुस्वार होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया समधन योग, यह आ रहा है तो समधन योग, ये म क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। कैसे, संयोग, संयोग हो गया, समधन योग संयोग। अगर मैं लिख दूं समधन हार, क्या होगा, ह आ गया, संहार हो जाएगा। ये म अनुस्वार में चेंज हो गया। मैंने बोला है म सदैव अनुस्वार होता है तो संहार हो गया। अब मैं मान लीजिए कि अगर लिख दूं, ल की बात कर लेते हैं तो सम धन लाभ, क्या हो जाएगा, म अनुस्वार हो जाएगा और ये हो जाएगा संलाप। समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि म संबंधित जो दूसरा नियम क्या है कि यदि म के बाद, आधे म के बाद, आधा म है ये देखना जरूरी है, आधा म के बाद, म के बाद, म के बाद य र ल व स और ह आए तो म सदैव अनुस्वार होता है। और वही चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। म हमेशा क्या हो रहा है, देख लीजिए, संयोग, संहार, संलाप, अनुस्वार में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब इसका अगला जो नियम है वो एक बार देख लेते हैं कि अगला नियम क्या है। अब लास्ट ही है लगभग इसमें का नियम। अगला नियम आप देख लीजिए, एक अपवाद है इसमें, म संबंधित एक अपवाद है, वो आपको देखना जरूरी है। अपवाद है, म संबंधित अपवाद। म संबंधित अपवाद। अपवाद तो समझते ही होंगे क्या होते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सेप्शन बोला जाता है, अपवाद। अपवाद में क्या होता है, अब देख लिए, यदि म के बाद, यदि म के बाद, यदि म के बाद म ही आए, म ही आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या लिखा मैंने, यदि म के बाद म ही आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपवाद है। अब समझिए कैसे,
मैंने यहां लिख दिया सम धन मान। सम धन मान, अब मैंने कोई परिवर्तन की बात नहीं किया, तो आप समझिए क्या होगा। ये जो आधा म है, ये सिर्फ आधा म उस म में क्या होगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा सम्मान। और सम्मान आप सभी को पता होगा कि सम्मान लिखा ऐसे ही जाता है, और ये सही लिखा गया है, ये गलत नहीं है। तो सम धन मान हो गया, सम्मान हो गया। बात अपवाद में क्या किया गया है कि यदि म के बाद म ही आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम्मान। अब मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया सम धन मति, सम धन मति, तो क्या होगा, ये म इसमें आ जाएगा, सम्मति हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपवाद स्वरूप आपको ये जानना जरूरी है। ये ऐसे अपवाद हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। म संबंधित आपको ये संधि विच्छेद दे देगा और बोलेगा इसका संधि करिए, और ये भी पूछेगा कि ये कौन सी संधि में आता है। तो ये व्यंजन संधि में आता है, और ये म के नियमों में क्या है, ये एक अपवाद है। अब नेक्स्ट नियम क्या है ये देख लेते हैं। अगला नियम, अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में क्या है? नियम नंबर 7 है ससंबंधित, यानी कि नियम नंबर जो 7 है वो ससंबंधित है। ससंबंधित नियम। अब देखिए, यदि सौ से पहले, अभी तक हम बाद की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, पहले हो गया। यदि 100 से पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, तो स किसमें चेंज होगा, आए। तो ये जो सौ है, सौ में परिवर्तित हो जाता है। इस वाले सौ में परिवर्तित हो जाता है। और ये व्यंजन संधि का लास्ट नियम है, ससंबंधित नियम। यदि 100 से पहले, अभी तक बाद की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे पहले की बात आ गई। यदि 100 से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, व्यंजन की बात नहीं हो रही है, कोई दूसरा स्वर आए, तो इस मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? तो यहां समझिए। मान लीजिए मैंने उदाहरण स्वरूप आपको दिया वी धन साध, वी धन साध बिल्कुल सिंपल है। आ को छोड़कर, तो आ तो है नहीं, ई आ गई, छोटी ई आ गई, यानी कि स्वर ही आ रहा है। तो वी में क्या है, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा जहां पे आ गई वो स्वर ही तो है। तो स्वर के बाद क्या लग रहा है, 100 से पहले ही तो आया है। आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, कब, यदि 100 से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, तो 100 में परिवर्तित हो जाता है। कौन से 100 में, मूर्धन्य स में। तो 100 के पहले क्या आया है, छोटी आया है, यानी कि स्वर है। तो ये जो 100 है किसमें चेंज होगा, मूर्धन्य स में। तो ये क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया
धन सेक, अभिधन सेक। अब देखिए स से पहले क्या हुआ, अ आ नहीं आ रहा है, अ आ से भिन्न स्वर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ भी ई आ गई, और स से पहले है तो ये जो स है किस में चेंज हो जाएगा, मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो थी व्यंजन संधि पे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर कर, एक आध शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर ये भी समझ में ना आए, अगर इसमें भी कहीं आपको डाउट नज़र आ रहा हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि सर यहाँ पे गलती है, आप इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ऐसा करते हैं तो, और नहीं भी करते हैं तो भी धन्यवाद। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, गुड नाइट।